Hello dear students, welcome in ASC Starter। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो रहेगी ये क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। ठीक है, इसमें मैं आपसे प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ सोशल साइंस का। ठीक है, जिसका कोड 087 है और टर्म सेकंड के रिगार्डिंग रहेगा। मैं आपको ये बता दूँ कि ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं करवाने जा रहा हूँ। हिंदी मीडियम की मैंने ऑलरेडी बना दी, बहुत अच्छे समझाया। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ्स की, साइंस की और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे इंग्लिश मीडियम में जो सोशल साइंस है उसके क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न जो है टर्म सेकंड का ये सेम ही रहने वाला है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसमें बता दूँ समरी में कि देखिए, आपका जो टर्म सेकंड का सोशल साइंस का जो पेपर आएगा वो 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। ठीक है, और 5 सेक्शन में डिवाइड होने के बाद ये बताया गया कि टोटल मिला के 5 सेक्शन में 13 क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी आपको करने ही करने हैं। सेक्शन ए में 1 से 5 तक है, जिसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना, 20 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, इतना चलेगा। ठीक है, 40 से ज़्यादा नहीं लिखना। किसी ने 40 लिख दिया तब भी चल जाएगा। सेक्शन बी में 6 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन है, जिसमें 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन, और ये 80 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना। सेक्शन सी पर आ जाइए, इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का ईच है, 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना। और क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 जो है ना वो 4 मार्क्स का ईच है। ठीक है, और 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है, उसमें 2 पार्ट्स हैं और ये मैप से रिलेटेड है। 1 नंबर हिस्ट्री का है और 2 मार्क्स जो है ज्योग्राफी के हैं। ठीक है, मैंने मैप के रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाई थी जो आपकी वर्कशीट से रिलेटेड थी। ठीक है, तो आप मैप वर्कशीट ASC स्टार्टर लिख देना, ऐसे ढूंढ लेना, मिल जाएगी आपको। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, द सीड्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर सोन इन द ट्रीटी ऑफ वर्साई कमेंट। ठीक है, और अगर हम इसकी लैंग्वेज में पढ़े तो ये लिखा है वर्साइल्स। ठीक है, मतलब हम इसे वर्साई पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसके जो बीज हैं, उसके जो सीड्स हैं, वो वर्साई की जो ट्रीटी हुई थी उसी में बो दिए गए थे। आपको पता है ना बच्चों कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें जर्मनी को सारा का सारा ब्लेम कर दिया गया कि जर्मनी की ही सारी गलती है, और उस पर जो है ना ये ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है थोप दी गई। ठीक है, उस पर ब्लेम्ड कर दी गई, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो वही हम बताएंगे क्या प्रॉब्लम थी। इसी वजह से क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, क्योंकि उसमें जब हिटलर ने जब देखा उसकी कंट्री का इतना जो है अनजस्ट हो रहा है, तो उसको अंदर पता नहीं क्या माइंड में साइकोलॉजी बन गई, और उसने फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, ठीक है, क्या कर दिया, जर्मिनेट कर दिया, पैदा कर दिया। अब इसका आंसर देखो आप, और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आंसर आप क्या लिखेंगे, आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब जर्मनी की हार हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, द टर्म ऑफ द ट्रीटी ऑफ पीस वर इंसल्टिंग फॉर जर्मनी, और जो शांति के नाम पर जो उनसे ट्रीटी की गई, संधि की गई, वो इंसल्टिंग थी, बेइज्जती वाली थी, बहुत ही गलत हुआ था जर्मनी के साथ। बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी की वजह से जर्मनी लॉस ऑल इट्स कॉलोनीज, उनकी सारी कॉलोनी जो है वो क्या हो गई, सब खो गई, मतलब उनसे छीन ली गई। ठीक है, अबाउट 10% ऑफ पॉपुलेशन, 13% ऑफ द लैंड, 75% ऑफ द आयरन रिजर्व एंड 26% ऑफ द कोल रिजर्व हैड टू बी हैंडेड ओवर टू एलिट पावर्स। जो एलिट पावर्स थी ना, आपको पता ना वर्ल्ड जो है वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया था, जिसमें से एक थी एलिट पावर, तो सारी की सारी शक्तियाँ एलिट को दे दी गई, सब चीज़ें एलिट को दे दी गई। तो अब आप बताओ कि जर्मनी की हालत जब कोई लोग वहाँ के लोग देखेंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा, जैसे हिटलर को बहुत बुरा लगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ए कॉस्ट ऑफ 6 बिलियन रुपीज़ ऑन इट, और उसके ऊपर 6 बिलियन का
और ज़रा मतलब पेनल्टी लगा देगी कि आप ये भी भरपाई करोगे, ठीक है। अ फाइन वाज आल्सो इम्पोज्ड, और ये फाइन उसके ऊपर उनके ऊपर लगा दिया गया। तो दिस ट्रीटी टर्म गेव डिक्टेटर्स लाइक हिटलर अ चांस टू रिकवर, और इस प्रकार की जो ट्रीटी हुई इसकी वजह से क्या हुआ, हिटलर का जन्म हुआ, ठीक है। उभरने में उसे मौका मिला, यहाँ पर रिकवर का मतलब उभरने से उसे पैदा हुआ, मतलब वो उसकी शक्ति बढ़ती चली गई। बाय दिस वी कैन से इट इज़ अ बिलीव दैट द सीड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज सोन इन द ट्रीटी ऑफ वर्साई। इस तरीके से वर्साई के अंदर ये जो है बीज बोए गए। देखो अब मैंने इस, आप कहेंगे सर अभी आपने शुरू में बताया था कि इतने वर्ड से ज़्यादा लिखना, आपने इतने वर्ड लिखे हैं। देखिए मैंने एक्सप्लेन करना था ना, इसलिए मैंने इसमें पूरा डिटेल में बताया। नहीं तो मेन आप जो है ना, आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये बता दें मेन, ठीक है, इंसल्टिंग थी। और इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें से कोई 2-3 चीज़ें बता दीजिए इसमें से, ठीक है। एक भी बता देंगे तब भी चलेगा, इस 6 फीलिंग का जरूर बता देना, ठीक है बस। और ये लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, ये सारा का सारा लिखो ना लिखो मर्जी है। अगर आप केवल इतना भी लिख देंगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तब भी आपको फुल मिलेंगे। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तब भी फुल मिलेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स का 2 पॉइंट टीचर देखेगा, आपको पूरे दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड है डिस्कस द मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया के अंदर ना पॉवर्टी के मेन कॉजेज क्या है। देखो आपको पता है ना पॉवर्टी होती क्या है। इफ अ पर्सन इज अनेबल टू गेट बेसिक नीड्स सच एज ब्रेड, क्लोथ्स एंड शेल्टर्स, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड पॉवर्टी। समझ आ गया। जब एक पर्सन जो बेसिक नीड्स होते हैं ना उनको फुलफिल करने में अनेबल फेस करता है, मतलब वो उनको गेट नहीं कर पा रहा, जैसे ब्रेड हो गया, क्लोथ हो गए, ठीक है, शेल्टर हो गया, मतलब घर हो गए, इस तरीके से। अब कारण क्या है, क्वेश्चन में पूछा कोजेज क्या है, तो आप कोजेज बताएंगे। बहुत सारे कोजेज हैं इंडिया के अंदर। जैसे पहला एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन इलिटरेसी, मतलब लोगों को पढ़ा लिखा ना होना, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या का बहुत ज़्यादा होना। लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, मतलब जो आप स्कूल में स्टडी कर रहे हैं वो एजुकेशन ऐसी नहीं है कि आपको बाहर निकलते ही नौकरी मिल जाए, तो आपको स्कूल से बाहर निकलने के बाद जो है ना काम करना पड़ता है या उस प्रकार की एजुकेशन लेनी पड़ती है, तो जो कि बहुत बड़ा रीज़न है पॉवर्टी का। और कॉलोनियल गवर्नमेंट पॉलिसी, और जो ब्रिटेन था जिसने हमें गुलाम बनाया, तो उनकी भी पॉलिसी ऐसी थी कि इंडिया आगे बढ़ ही नहीं पाया, पॉवर्टी से इरेडिकेट ही नहीं हो पाया। सुन रहे मेरी बात आप, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हैं हम। अब आपके पास नौकरी नहीं होगी तो आप पॉवर्टी को फेस करेंगे ना, ठीक है। देखो 2 मार्क्स का तो केवल पॉइंट ही सफिशिएंट है, कोई 2 लिख देंगे तब भी बहुत है, ठीक है। सुन रहे हैं मेरी बात। यहाँ ज़्यादा लिखने का मतलब ये है कि भाई आपको हेल्प मिल जाए, थोड़ा आइडिया हो सके, आप अपने आप को एलेबोरेट कर सकें, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड है उन महत्वपूर्ण मानदंडों का वर्णन कीजिए जो किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक बनाते हैं। डिस्क्राइब द मेन क्राइटेरिया दैट मेक एनी इलेक्शन डेमोक्रेटिक। मतलब किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी इलेक्शन जो है ना वो डेमोक्रेटिक कब होंगे। देखिए सिंपल सी बात है, डेमोक्रेटिक तभी होंगे ना जिसमें सबको चूज़ करने के इक्वल राइट्स हो। हाँ या ना, अगर मान लो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होगा, किसी को वोट डालने का राइट नहीं दिया जाएगा, या उसके जो चुने जाने की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो इक्वल नहीं होगी, तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना, ठीक है। अब चुने जाने की अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि हर कोई चुनाव में खड़ा हो सके, ठीक है। अगर वो इलेक्शन को, ठीक है, फेस करना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर लिख देंगे कि डेमोक्रेटिक तभी होंगे जब सबको राइट टू वोट्स मिले, चॉइसेस आर अवेलेबल इन द इलेक्शन, इलेक्शन के अंदर चॉइसेस अवेलेबल हो। ये नहीं कि आप जब वोट डालने गए तो वहाँ पर बहुत सारे पर्सन तो थे लेकिन आपका हाथ लगा के ज़बरदस्ती प्रेस करवाया गया, इसी बटन को प्रेस करो, इसी को करो, इसी को करो, तो फिर आपके पास चॉइसेस कहाँ रह गई। इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल, देखो अगर रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शन होंगे, जैसे 5 साल का टाइम है और 5 साल में ही अगर चुनाव होते रहेंगे तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। फ्री एंड फेयर का मतलब ये है कि किसी प्रकार के उसके अंदर
प्रॉब्लम ना हो या किसी प्रकार से जो गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मनी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, पावर का इस्तेमाल किया जाता है, वो ना हो, है ना। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए फोर्थ में बोला गया है वाई डज द रेनफॉल डिक्रीज इन द ईस्ट एज कंपेयर टू वेस्ट इन द नॉर्थन इंडिया। ये कह रहा है कि जो रेनफॉल है ना, रेनफॉल मतलब बारिश का गिरना, तो ये कह रहे जब बारिश गिर रही है, मतलब बारिश हो रही है, तो वो घटती क्यों चली जाती है, ठीक है। पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में वर्षा क्यों जो है ना कम होती है। सुनने मेरी बात, ये कह रहा है कि ईस्ट में बारिश ज़्यादा होती है, वेस्ट में कम होती है ना, क्यों, ऐसा क्यों। ये देखिए वाई डज द रेनफॉल डिक्रीज इन द ईस्ट एज कंपेयर टू द वेस्ट इन द नॉर्थन इंडिया। देखिए यहाँ पर तो इन्होंने ईस्ट लिख दिया, ठीक है, जबकि यहाँ वेस्ट आना चाहिए था और यहाँ पे ईस्ट आना चाहिए था, ठीक है। तो इक्वेशन को करेक्ट कर लेना। अब इसका आंसर देखो, देखिए आंसर ये है मॉनसून विंड्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो मॉनसून की जो हवाएं है ना वो ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली जाती हैं। इन दिस सीक्वेंस द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, देखो जब ईस्ट से वेस्ट जा रही है तो पानी यहाँ से जाते जाते यहाँ तक वैनिश होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है ना। वाटर वेपर ब्रॉड बाय दिस विंड डिक्रीजेस, वाटर वेपर जो होता है ना हवा के अंदर वो कम होता चला जाता है। Therefore, the rainfall in the western part of the northern part of the country is less than that in the eastern areas. समझ में आ गया, वेस्टर्न पार्ट में कम होता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। चलो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, पांचवा देखते हैं। पांचवा है हाउ वाज द रशियन सोसाइटी सोशलाइज्ड। ये जो रूसी समाज है ना, ये सोशलाइज कैसे हुआ, मतलब सभी के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, ठीक है। मतलब कैपिटल पे ध्यान नहीं देना, सोसाइटी पे ध्यान देना, सोसाइटी में इक्वलिटी लानी है, डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है। आखिर कैसे हुआ रशिया के अंदर, ये सारा कंट्रोल पूरे जो है ना गवर्नमेंट का रहेगा, किसी की खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। आखिर कैसे हुआ आओ जानते हैं। देखिए कोई से भी आप टू लिख सकते हैं, ठीक है। पहले बोल्शेविक कंटिन्यू टू मेंटेन इंडस्ट्री एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इवन ड्यूरिंग द सिविल वॉर। जब सिविल वॉर चल रही थी ना, देश के अंदर गृहयुद्ध चल रहा था रूस के अंदर, तब भी इंडस्ट्री और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक चलता रहा। द सिस्टम ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इम्प्लीमेंटेड, मतलब पूरे देश की एक ही पॉलिसी बनाने के लिए ना काम किया गया था, उसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया था, लागू भी कर दिया गया था। द फार्मर स्टार्टेड डूइंग ग्रुप फार्मिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जितने भी फार्मर थे ना वो ग्रुप फार्मिंग कर रहे थे, मतलब सारे मिलकर एक साथ फसल में उगाएंगे और जो होगा फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन पर आ जाइए। 6 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ वीमेन ड्यूरिंग नाजी सोसाइटी। जो नाजी सोसाइटी थी ना उसमें औरतों का क्या रोल था। एक और इसका और वाला भी साथ से पढ़ देता हूँ। हु वर द मेन टारगेट ऑफ मास किलिंग ड्यूरिंग नाजी रिजाइन। जब आपको पता है ना हिटलर बहुत बड़ी मात्रा में, जब उसकी जो पार्टी थी और जो उसके लोग थे वो बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, मारे जा रहे थे ना लोगों को, तो किनको मार रहे थे वो इतनी बड़ी मात्रा में, किसका नरसंहार किए जा रहे थे, ठीक है, किसका जनसंहार करते चले जा रहे थे वो, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखिए। ठीक, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे एक्सप्लेन द रोल ऑफ वीमेन ड्यूरिंग नाजी सोसाइटी। जो नाजी सोसाइटी थी ना उसमें औरतों का क्या रोल था, ठीक है। देखिए द ड्यूटी ऑफ द गर्ल्स वॉज टू बी गुड मदर। देखो औरतों को ये जिम्मेवारी दी गई कि आप एक अच्छी औरत हैं, ठीक है, एक अच्छी माँ हैं, ठीक है, और यही बनना है आपको। एंड गिव बर्थ टू अ चाइल्ड विद अ नेट आर्य, मतलब जो शुद्ध आर्य का बच्चा होना चाहिए, ठीक है, प्योर आर्य होना चाहिए, उसी को आपको पैदा करना है और आपको एक अच्छी माँ बनना है। औरतों की जिम्मेवारी ये दी गई, ठीक है। और क्या बोला गया, नाजी वैल्यूज ऑफ द प्योरिटी ऑफ ब्रीड। उन्होंने क्या बात करी कि शुद्धता की बात करी कि शुद्ध बच्चे पैदा करने हैं। स्टेइंग अवे फ्रॉम जुडीन, मतलब जो यहूदी है ना उनसे आपको दूर रहना है। टेकिंग केयर ऑफ द हाउस, आपको घर की जिम्मेवारी दी जाती है। द चाइल्ड, और बच्चे की जिम्मेवारी आपकी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन वॉज असाइन टू हिम, और उनको आपको पढ़ाना लिखाना है, मतलब आप बाहर के काम नहीं करेंगी, आप केवल घर के अंदर रहेंगी। ये हिटलर की आइडियोलॉजी थी।
ही यूज टू बी एक्सप्लेन दैट द स्ट्रगल फॉर इक्वल राइट फॉर वीमेन इज रॉन्ग। और इसलिए साफ बोलते हैं कि औरतों को किसी प्रकार का कोई स्ट्रगल नहीं करना, बराबर अधिकार मांगने नहीं है पुरुष से, ठीक है। और दैट द सोसाइटी शुड नॉट बी हार्म, और उनको किसी प्रकार से सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचाना, मतलब अगर वो बराबर अधिकार मांगेगी तो इससे सोसाइटी को नुकसान हो सकता है। उसकी सोच थी कि औरतें जो है ना वो घर के लिए ही हैं खाली, ठीक है। सुनते मेरी बात। अब इसके और वाला क्वेश्चन देखो, हु वर द मेन टारगेट ऑफ मास किलिंग ड्यूरिंग नाजी टाइम। नाजी जब बड़ी मात्रा में जनसंहार कर रहे थे, हिटलर की पार्टी बड़ी मात्रा में लोगों को मारी जा रही थी, तो उसका टारगेट कौन था? तो आप क्या लिखेंगे? जैविश, ठीक है। जर्मेनिक एंड ब्लैक पीपल लिविंग इन जर्मनी, और जर्मेनिक और ब्लैक पीपल फिजिकली और मेंटली इल पर्सन, और जो फिजिकली बीमार थे, मेंटली बीमार थे, उनको भी उस हिटलर ने टारगेट बनाया, ठीक है। अब उसके बाद 7 क्वेश्चन पर आ जाइए। 7 क्वेश्चन करते हैं हम फटाफट। देखिए 7th है, डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनकी आपको पावर, उनके फंक्शन आपको बताने हैं, ठीक है। पावर फंक्शन बात एक ही है, ठीक है। 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट लिखते हैं। पहले, टू प्रिसाइड ओवर द कैबिनेट मीटिंग एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। देखो सारी की सारी कैबिनेट मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं। कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, और जितने भी सारे डिपार्टमेंट हैं उन सबके काम काज को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, मतलब एक तरह से जुड़ाव का काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क टू वेरियस मिनिस्टर्स, मतलब काम का बंटवारा करना, फिर और जो काम है जो बंटवारा किया उसको भी और बंटवारा करना, ये भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और भी बहुत सारा बोल सकते हो, जैसे पब्लिक और जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके बीच में एक मीडिएटर का भी काम करते हैं। पब्लिक की जितनी भी सारी बातें हैं जो प्राइम मिनिस्टर उससे पूरी की पूरी उम्मीद होती है, तो वो अपनी गवर्नमेंट से फिर उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट को एडवाइस भी देते हैं, है ना। बहुत सारे आप कुछ भी लिख सकते हैं। पॉलिसीज बनाते हैं, है ना, आप पॉलिसीज भी तो बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं, जो विदेशी मामले होते हैं, उनके ऊपर भी डिस्कस करते हैं, है ना। यस या नो, ठीक है। आगे सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर के आप सपोर्टिव में उसमें से कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 8th पर आ जाइए। देखिए अब हम 8th क्वेश्चन कर रहे हैं, हाउ इज़ द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेटेड इन इंडिया डिस्क्राइब। तो यहाँ बोल रहा है कि जो पॉवर्टी लाइन है ना इंडिया के अंदर, वो कैसे एस्टिमेट की जाती है, आपको पता लगाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉवर्टी लाइन होती क्या है। देखो पॉवर्टी लाइन वो लाइन होती है जो ये बताती है कि कौन पुअर है और कौन पुअर नहीं है, ठीक है। मतलब जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है ना, पर पर्सन एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है। शॉर्ट में लिखा मैंने, बता दिया मैंने। पॉवर्टी लाइन इज दैट लाइन विच शोज पर पर्सन एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब जो एक महीने में वो कितना एवरेज खर्च करता है उसको बताता है। अगर वो जो डिसाइड किया गया है हर 10 साल में रिवाइज होता है, तो जो डिसाइड किया गया अगर वो उससे कम कमाता है तो उसको क्या बोला जाएगा कि वो पुअर है, ठीक है। लेकिन अगर वो उससे पार हो जाता है, ठीक है, तो वो पुअर नहीं है। जैसे 2011 के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, 2011 के हिसाब से अगर 1000 रुपीज़ सिटी के अंदर, क्योंकि 2 पार्ट में होता है, एक सिटी मतलब अर्बन एरिया, ठीक है। अगर अर्बन एरिया में एक पर्सन 1000 पर मंथ कमा लेता है तो वो पुअर कंट्री से ना, पुअर कंट्री से ये पुअर पर्सन से अलग है, मतलब पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। समझ में आ गई? तो ऐसे होता है। अब इसका आंसर सुन लो कि इंडिया के अंदर कैसे एस्टिमेट किया जाता है। अब आंसर सुनिए। इन इंडिया द असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूजुअली डन थ्रू अ सैम्पल सर्वे एवरी 5 ईयर्स। जो सैम्पल सर्वे तो वो तो 5 ईयर्स होता है, लेकिन आपको पता होगा कि जो सेंसस है वो 10 ईयर्स में आता है, ठीक है। तो 5 साल के बाद होता है। ये कैसे होता है, ये 5 साल में हम हमेशा सर्वे करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया,
अब सुनिए एस्टिमेशन पॉवर्टी इन इंडिया कैसे किया जाता है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी रिक्वायरमेंट पे किया जाता है, मतलब कितनी कैलोरी चाहिए ना उसके बेस पे किया जाता है। 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया। अगर देखो 2400 कैलोरी अगर गांव के अंदर व्यक्ति ले लेता है और अर्बन एरिया के अंदर 2100 ले लेता है तो वो पॉवर्टी से ऊपर माना जाता है, ठीक है। और 816 जो है ना 816 रुपये अगर गांव के अंदर है 2011-12 के हिसाब से तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। और शहर के अंदर 1000 है, अगर 1000 से ऊपर है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। सुनने मेरी बात। तो देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा पॉइंट्स वगैरह गलत मैंने लगा दिए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो आप येलो पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। दूसरा जो है ना आप ये तो हेडिंग की होगी ना, ठीक है। तो इसको छोड़ो आप यहाँ से ऑन द बेस ऑफ कैलोरी रिक्वायरमेंट 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया 2001, यहाँ पे स्पेस दे देना 2100 पर पर्सन पर डे इन एरिया, ठीक है। ये हो गया हमारा कैलोरी। उसके बाद फिर ये रुपए का बता रखा है, ये रुपए का बता रखा है कि 816 इन द एरिया एज पर द कैलकुलेशन of the year 11-12 by calculating the per capita monetary rupees rupees person per month and in urban area 1000 rupees per person per month। ये समझ में आ जाएगा आपको कि देखो 816 रुपये गाँव के अंदर है और 1000 रुपये जो है वो कहाँ है, अर्बन एरिया के अंदर है, ठीक है। गाँव के अंदर 816, ठीक है। और शहर के अंदर कितना है, शहर के अंदर 1000, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर जो है पॉवर्टी लाइन को जो है ना मेजर किया जाता है। मेन आप सुन लो, मेन ये वाला पैराग्राफ है, ये आप लिख दोगे ना बहुत है। ये अगर आप नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो फालतू की लाइन हो गई थी, समझ में आ गया। अब आगे देखो, देखिए 9th क्वेश्चन है सेक्शन सी का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो भी मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बहुत ही मेहनत से आपके लिए किए गए हैं, ठीक है। तो आप पूरी तरह से सपोर्ट करना और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर आपसे 9th क्वेश्चन बोला गया है, लोकसभा इज़ कॉल्ड द लोअर हाउस, ठीक है। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर। येट इट इज़ मोर पावरफुल देन राज्यसभा, लेकिन फिर भी राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है। और अपर हाउस मतलब लोअर हाउस होने के बावजूद भी पावरफुल क्यों है, तो आपको जस्टिफाई करना है। इसका आंसर देखिए, देखिए 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट है, मैं चारों समझा रहा हूँ, जो आपको ईजी लगे ना 3 वो कर लेना, ठीक है। और इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन बोथ द हाउसेज, ये कह रहा है अगर मान लो जो 2 हाउसेज हैं, ठीक है। आपको पता है कि लोकसभा है दूसरी राज्यसभा, अगर उन दोनों की ओपिनियन अलग अलग हो जाती है, मतलब दोनों में बहस छिड़ जाती है, तो फाइनल डिसीजन टेकन इन अ जॉइंट सिटिंग। तो दोनों जब कोई डिसीजन भी लिया जाएगा तो जॉइंट सिटिंग होगी, पूरे एक साथ बैठेंगे दोनों, है ना, ऑफ द हाउस। द आइडिया ऑफ लोकसभा इज लाइकली टू गेट प्रायोरिटी, और लोकसभा के आइडिया को प्रायोरिटी दी जाएगी इफ़ द नंबर ऑफ मेंबर्स मोर इज़, अगर उसके मेंबर ज़्यादा होंगे तो, ठीक है। ये हो जाता है, मतलब अगर दोनों में विवाद छिड़ जाता है तो जॉइंट सीटिंग होती है, फिर जो ज़्यादा होता है ना फिर उसकी बात मानी जाती है। तो होगी ना पावरफुल लोकसभा। फिर दूसरी देखो, इन द मैटर ऑफ मनी, अगर मनी की बात आए द पावर ऑफ लोकसभा इज़ मोर, तो मनी के मामले में भी लोकसभा की पावर मोर है। राज्यसभा इज नॉट रिजेक्टिंग द लॉ रिलेटिंग टू इट, तो राज्यसभा जो होती है ना वो पैसे से रिलेटेड किसी भी लॉ को रिजेक्ट नहीं कर सकती। एंड मे डिले इट पासिस बाय अ मैक्सिमम ऑफ 14 डेज, राज्यसभा केवल 14 डेज तक ही डिले कर सकती है। और सुनिए, द राज्यसभा कैन सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू द मनी बिल बट इट इज़ द राइट ऑफ द लोकसभा वेदर ही एक्सेप्ट दिस सजेशंस और नॉट। देखिए, राज्यसभा जो है ना वो मनी बिल को लेकर अमेंडमेंट की बात कर सकते हैं, इस पर दोबारा से विचार किया जाए, लेकिन वो लोकसभा के ऊपर है कि वो उस बात को माने या ना माने। 4 देखो, द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल, लोकसभा काउंसिल को कंट्रोल करती है। ओनली दैट पर्सन कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर हु इज इलेक्टेड इन द लोकसभा,
एंड गेट अ मेजोरिटी। देखो उसी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, जो बनाया जा सकता है जो लोकसभा के अंदर जो ना जिसका डिसीजन होगा, ठीक है, जो जिसकी गवर्नमेंट मेजोरिटी की होगी, ठीक है, समझ में आ रही है। तो ये लोकसभा हुई ना पावरफुल, फिर लोकसभा की वजह से जो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। चलो अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th, वाई डू यू थिंक दैट द इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। ये कह रहा है कि इंडिया की जो जुडिशरी है ना वो इंडिपेंडेंट है। आप कैसे कह सकते हैं। अब बोलेंगे वंस अ पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये कह रहे कि अगर हम किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बना लेते हैं और अ हाई कोर्ट का बना लेते हैं, ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय पासिंग अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस बाय अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ द डिफरेंट हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ये कह रहे हैं कि अगर हमने एक बार जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है उसमें किसी को जज अपॉइंट कर दिया ना, तो उसको हटाने के लिए हमें मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, महाभियोग चलाना पड़ता है, जिसमें 2/3 मेजोरिटी अगर उसके अपोज में होगी तभी वो जज हट सकता। तो हुआ ना पावरफुल, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट हुआ ना, अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है ना वो। इफ द जुडिशरी फील्स दैट एंड लॉ बाय द लेजिस्लेचर इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जुडिशरी को लगता है कि कोई कानून जो पास किया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, देन इट कैन इनवैलिडेट सच ए लॉ। तो वो इस कानून को इनवैलिडेट कर सकती है, मतलब अवैध घोषित कर सकती है। ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं। इफ़ द जुडिशरी feels that any law by the legislature is against the constitution then it can invalidate such a law। मतलब अगर जुडिशरी फील करती है ना कि कोई जो भी लेजिस्लेचर ने जो भी लॉ पास किया वो अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब संविधान के अगर खिलाफ है, तो वो उसको इनवैलिडेट कर सकती है, उसे अवैध घोषित कर सकती है। इतनी पावर आप देख रहे हो जुडिशरी में। अब हम फोर्थ करेंगे, ठीक है। देखिए, सिमिलरली व्हेन एनी लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन इज चैलेंज्ड बिफोर इट। और अगर कोर्ट के सामने किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन को चैलेंज किया जाता है, देन इट डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तब वो डिसाइड करते हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को। द कोर्ट इंटरवेंसेस टू प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम अब्यूजिंग इट्स डिसीजन मेकिंग पावर। और कोर्ट जो वो रोक भी सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट को कि वो उसके डिसीजन को माने, मतलब कोई भी ब्रेक डाउन ना करे, तोड़े ना रूल रेगुलेशन को। नेक्स्ट है, दे प्रिवेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम कमिटिंग करप्ट प्रैक्टिसेस। और ये जो है ना, जो गवर्नमेंट के अंदर ऑफिशियल्स के अंदर कोई ऐसे करप्ट प्रैक्टिस होती है तो उसको भी बचाती है, उसको भी रोकती है, उसे रोकती है उस काम को करने से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए, हम करेंगे 10th क्वेश्चन। प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ इंटरस्टेट इनइक्वलिटीज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ये कह रहा है कि अलग अलग जो स्टेट है ना उसमें जो गरीब है वो अलग अलग है। कोई स्टेट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, कुछ स्टेट ऐसे जहाँ बहुत कम गरीब है। आखिर उसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है, विस्तार से वर्णन करना है आपको। ठीक है, 5 मार्क्स का तो आंसर देखो आप। देखिए, आप आंसर लिखेंगे द पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया इन द ईयर 2011 एंड 12 इज 22%। ठीक है, फिर आप बताएंगे ये सेकंड पॉइंट में, बिहार एंड उड़ीसा आर द 2 पूरेस्ट स्टेट विद पॉवर्टी एवरेज ऑफ 33.7 एंड 32.6। देखो बिहार की कितनी पॉवर्टी है और उड़ीसा की कितनी पॉवर्टी है आप बताएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अर्बन पॉवर्टी इज आल्सो मोर अलोंग विद रूरल पॉवर्टी इन उड़ीसा। अर्बन जो पॉवर्टी है ना वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, रूरल के साथ साथ मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब के अंदर भी। ठीक है, मतलब यहाँ पर शहरों में भी गरीबी बहुत ज़्यादा है और गांव में बहुत ज़्यादा है। और स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली बीन एबल टू रिड्यूस पॉवर्टी विद हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट। और ये कह रहे हैं कि जैसे स्टेट पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, उन्होंने काफ़ी अपनी गरीबी को दूर करा है। ठीक है, और क्योंकि वहाँ पर ना हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट है, मतलब खेती बाड़ी बहुत अच्छी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये सब पॉइंट हैं, 1 2 3, ठीक है, और ये 4 पॉइंट है इसमें। ओके, नेक्स्ट देखो। देखिए, अब उनको और बड़ा भी कर सकते हैं। ओके, डिस्क्राइब द पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973।
तो इंडिया के अंदर पॉवर्टी ट्रेंड कैसा उसको अब आप देख लीजिए। देखिए अब आंसर सुनिए। द पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया हैज़ डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अबाउट 75। अब आप आंसर देखिए। द पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया हैज़ डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अबाउट 45% इन 1993 94 टू 37.2%। मतलब जहाँ गरीबी 45% थी ना, अब वो 37.2 रह गई 45 में। और इन द ईयर 2011-12 द रेशियो ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन वाज फर्दर रिड्यूस टू 22%। और 2011-12 में 22% रह गई गरीबी। ठीक है, सुन रहे हैं मेरी बात। फिर इफ इट कंटिन्यूस, अगर ऐसा होता रहा, देन इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन बिलो द पॉवर्टी लाइन विल कम डाउन टू लेस देन 20%। तो 20% से कम हो जाएगी गरीबी। ठीक है, अगर इस तरीके से चलता रहा तो। ठीक है, और आगे सुनिए। ऑल्दो द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इज द सेम एज इन द लास्ट 2 डिकेड्स। देखिए कह रहा है कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं ना, उनकी जो परसेंटेज है वो आप देखेंगे सेम ही है। लेकिन द नंबर ऑफ द पीपल रिड्यूस या डिक्लाइन फ्रॉम 407 मिलियन इन 2004-05 टू 270 मिलियन इन 2011-12। मतलब 407 मिलियन जो लोग हैं ना, वो गरीबी से बाहर निकल गए हैं। और द डिक्लाइन इज 2.2% इन द ईयर 2004-05 टू 2011-12। 2.2% कम हुए हैं 4-5 से 2011-12 के बीच में। अब आगे देखिए। अब ना आपकी पैसेज है, तो पैसेज मैं आपको अभी समझा नहीं पाऊँगा इसमें। ठीक है, और बस इसके आंसर आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप इसके तीनों के क्वेश्चन के आंसर देखिए। ठीक है, इंग्लिश में देख लो पहले आप, ये इंग्लिश में है क्योंकि इंग्लिश में ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इनके तीनों के क्वेश्चन और आंसर देख लो। आप आंसर पैसेज में देखेंगे आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे पहला बोला गया, इन व्हाट वेज वर लिबरल्स डिफरेंट फ्रॉम डेमोक्रेट्स। जो लिबरल्स हैं वो डेमोक्रेट से कैसे अलग थे। तो पैसेज में से ढूंढ के बताना है आपको कि लिबरलिज्म वाज नॉट अ ग्रुप। लिबरलिज्म ग्रुप नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब लिबरलिज्म जो है ना वो डेमोक्रेसी ग्रुप नहीं है। जैसे डेमोक्रेसी होती है ना, वैसे नहीं है। दिस पीपल वोट फॉर यूनिवर्सल सफरेज इन ऑल सिटीजन्स। और जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जितने भी एडल्ट होते हैं वो सब वोट अपना दे सकते हैं। ठीक है, इट वॉज नोट इन द लेटर ऑफ गिविंग द राइट। देखिए इसमें मैं आपको केवल ये पैसेज है ना, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ठीक है, आप देख सकते हैं लिखा होगा। इंग्लिश मीडियम में जो पैसेज है ना, मैं इसमें आपको समझा नहीं रहा हूँ, आपको केवल आंसर बता रहा हूँ। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि देखो, साइंस का हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मैथ का हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारे के सारे प्रैक्टिस पेपर मैंने बना दिए हैं। संस्कृत का भी बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना। ठीक है, तो उसमें सारे आप वीडियोस देख सकते हैं। और बस इतना मेन बता रहा था। अब आगे देख लो आंसर कौन कौन से हैं। एक जो अगली पैसेज होगी ना 12 वाली, वो थोड़ी बहुत मैं समझा दूँगा उसकी क्वेश्चन आंसर मतलब। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो आपको आंसर यहाँ पे शो कर रहा हूँ और आप यहाँ मैच करके पैसेज में से कर लेना, सब पैसेज में से है। ठीक है, यहाँ पे इट आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये नेक्स्ट क्या है, मैंने बहुत बड़ा यहाँ पे बताया आप। ठीक है, यहाँ तक भी बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पूरा बताने से पूरा बता सकते हैं, पैसेज में से देखना था। उसके बाद थर्ड है। उसके बाद एक नेक्स्ट पैसेज है, जो नेक्स्ट पैसेज है वो आपकी ज्योग्राफी से है। ठीक है, और आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अब इनको देख लो फटाफट। ये इंग्लिश में है ना, आप इन आराम से पढ़ के फिर इसका आंसर देना। देखिए पहला पूछा गया था कि जो वेजिटेशन है ना, जो ऊपर पैराग्राफ देगा तो उस पैराग्राफ में कौन सा वेजिटेशन है, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट का है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और पता ना आपको क्या होते हैं, ऊपर आप पढ़ोगे जो पैसेज में तो पता लग जाएगा कि 100 से 200, 70 से 200 के बीच में बारिश होती है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, ये ड्राई और दूसरा वेट होते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट है कि इन विच एरिया दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड। तो आप बता देना कौन कौन से एरिया जहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ड्राई का भी अलग से बता दिया है, ठीक है। अगर आप ये नहीं बताएंगे तब भी चलेगा, इतना बता देंगे तब भी बहुत है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ बोला गया था कि जो ड्राई और डेसिडस है ना, उनमें आपको डिफरेंट बताना है। तो देखो जो मॉइस्ट है ना वो वहाँ 100 से 2 सेंटीमीटर की रेन होती है, यहाँ पे 70 से 100 होती है। कौन कौन से इलाकों में पाई जाती है बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, और जो नेक्स्ट है ना वो आपका मैप वर्क है। तो मैप में आपको यहाँ पूछा गया इस कंट्री का नाम क्या है जो किस में आती है, एलिड पावर्स में आती है, ठीक है। तो इस कंट्री का आपको नाम बताना है। तो आप जानते हैं क्या यूएसए है, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर आपसे पूछा गया है कि आपको बताना कि वूलर झील जो है ना वो कहाँ पर है या सांबर झील का है, दोनों में से एक आपको बताना है, ठीक है। तो ये मैप था आपका। तो आप बता देंगे कि वूलर झील जो है वो आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। और सांबर झील आपकी राजस्थान में है, ठीक है। और आपकी जो पुलकित झील है ना वो आपकी इधर पड़ती है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है तमिलनाडु में। मैंने सारी बता दी आपको। और ये जो स्टूडेंट्स है ना जो विजुअली इम्पेयर्ड है तो उनके लिए क्वेश्चन दे दिए गए हैं, ठीक है। जैसे वूलर लेक कहाँ पर है, सांबर लेक कहाँ है, पुलिकट लेक कहाँ है, मैंने आपको बता ही दिया अभी आंसर भी। इस तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा जो है ये प्रैक्टिस पेपर करवा दिया। मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।